फ़लस्तीनी रहनुमा की शहादत के बाद मामलात बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं। ट्रिगर दबाया जा चुका है और अब मामलात यहाँ से रिवर्स नहीं हो सकते और एक फैसला कुन घड़ी आ चुकी है। अब यह फैसला करना है कि ग्रेटर इसराइल बनेगा या फिर नो इसराइल होगा। अब मामलात इस हद तक पहुंच चुके हैं और इसराइल ने यह फैसला कर लिया है कि अब वो ग्रेटर इसराइल बनाएगा। वैसे बड़ी जहानत है, ईरान ने उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है आज से कोई 50 दिन पहले उन्होंने शुरू के दिनों में ही कहा था कि इसराइल का जो वाहिद मकसद है वो ग्रेटर इसराइल बनाना है, लेकिन वो ख्वाब एक ख्वाब ही रह जाएगा और पूरा नहीं हो सकेगा। लेकिन इसराइल ने फैसला कर लिया है कि एक ग्रेटर इसराइल बनाया जाएगा और उसके मुकाबले में फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादियों ने फैसला कर लिया है कि अब हम भी कोई टू स्टेट सोल्यूशन को नहीं मानेंगे और अब सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन रहेगा। इस वक्त हिजबुल्लाह जंग छेड़ने वाली है और सबसे बड़ा हमला तिल अवीव पर कर दिया गया है। तिल अवीव पर जोरदार हमले किए गए हैं और हिजबुल्लाह की जानिब से भी बॉर्डर के साथ बहुत ज़्यादा हमलों का आगाज़ कर दिया गया है, जहां पर बड़ी तादाद में हेलीकॉप्टर्स देखे गए हैं जो हलाक फौजियों को वहां से इवैक्यूएट कर रहे हैं। इस वक्त पूरी जो डिप्लोमेसी है वो बैरूत में हो रही है। बैरूत में यूरोप, अमेरिका, उनके तमाम एम्बेसडर्स का रश लगा हुआ है कि वहां पर किसी तरीके से हिजबुल्लाह को फुल स्केल जंग का ऐलान करने से रोका जाए। अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अमेरिका और इसराइल इस वक्त किस तरह से आमने सामने आ गए। इस वक्त जो रेफ्यूजी प्लान है उसको दोबारा से एग्जीक्यूट करने के लिए इसराइल सरगर्म है और अफ्रीका में फ़लस्तीनियों को अफ्रीका में भेजने का एक इंतहाई शर्मनाक प्लान बनाया गया। उसको अब किस तरह से नाकाम किया जा रहा है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे और अमेरिका और इसराइल किस तरह से बिल्कुल आमने सामने आ गए। यानी वो घड़ी आ गई है जिसका इंटरनेशनल मीडिया समेत अमेरिकी मीडिया कह रहा था, इसराइली मीडिया भी कह रहा था कि वो वक्त आ चुका है कि इसराइल और अमेरिका का इत्तेहाद टूट जाएगा। तो वो बिल्कुल उस घड़ी पर हम पहुंच गए हैं। ये बहुत अहम तफसीलात हमारे पास आ चुकी हैं, तफसील के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। फ़लस्तीन और इसराइल की जंग अब फैल चुकी है, अब ये मुकम्मल एस्केलेट हो चुकी है। अगर इस वाक़े के बाद हम आपको ये कहें कि ये जंग एक इलाकाई जंग बन चुकी है जो बहुत जल्द एक ऐसी जंग बन जाएगी जिसके इंपैक्ट पूरी दुनिया में आएंगे, तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस वक्त पूरा जो मिडल ईस्ट है वो तबाही के दहाने पर आ खड़ा हुआ है। इस वक्त बैरूत में बहुत ज़्यादा मामलात चल रहे हैं, पसे पर्दा बहुत ज़्यादा मामलात चल रहे हैं। और सबसे पहले हम आपको जो नए हमले किए गए हैं वो आपको बताते हैं, फिर बाकी चीज़ें किस तरह से हो रही हैं वो भी आपको तफसीली बताएंगे। नाज़रीन, जो सबसे पहला बड़ा हमला किया गया वो तिल अवीव को निशाना बनाया गया। दारुल हुकूमत तिल अवीव को जोरदार जो है वो मिसाइल से हिट किया गया है और वहां पर जोरदार धमाके सुने गए और एमरजेंसी की सूरत हाल इस वक्त इसराइल में एमरजेंसी खासतौर पर तिल अवीव में और जो लेबनान का बॉर्डर है वहां पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ये आप देखिए, रिपोर्ट्स ऑफ इकोज ऑफ एक्सप्लोजन्स इन साउथ ऑफ तिल अवीव। इसराइल डिक्लेयर्स एमरजेंसी इन तिल अवीव एरिया फॉलोइंग द असैसिनेशन ऑफ अल अरोरी। ठीक है, तो वहां पर जो एम्बुलेंसेज हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, यानी पूरा उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। एक इमरजेंसी का वहां पर माहौल हो गया और ये जो हमले किए हैं ये अभी थोड़ी देर पहले तिल अवीव को जोरदार रॉकेट्स के साथ, मिसाइलों के साथ निशाना बनाया गया है और उनका मीडिया ये कह रहा है कि ये धमाके मुख्तलिफ एरियाज में सुने गए, खास तौर पे साउथ में। तो अभी ये डिटेल वहां पर आएंगी कि कितना ज्यादा डैमेज हुआ है, लेकिन अगर धमाके दूर दूर तक सुने गए तो सोचिए कि ये कितना बड़ा हमला हुआ होगा। इसके अलावा नाज़रीन, ईरान का पहले आप ध्यान देखिए, वाशिंगटन हैज डिस्टेबलाइज्ड द रीजनल इक्वेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मैटर विल बैकफायर ऑन इट। अब ये ईरान का बयान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली वो वाशिंगटन को ब्लेम कर रहे हैं कि इसने हमारे पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर दिया है, मतलब पूरा रीजन जो है अब वो जंग में झोंका जा चुका है। और हिजबुल्लाह का बयान देखिए, वी अफर्म दिस क्राइम विल नॉट गो विदाउट रिस्पॉन्स एंड पनिशमेंट। मतलब हिजबुल्लाह ने साफ अल्फाज में कह दिया कि ये जो क्राइम हुआ है इसको अनपुनिश जो है वो नहीं जाने देंगे, ये अनरिस्पॉन्स जो है वो नहीं जाएगा, इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और इजिप्ट की तरफ से नाज़रीन बहुत अहम इकदाम सामने आया है। इजिप्ट सस्पेंड्स इट्स मेडिएशन इन रिस्पॉन्स टू द असैसिनेशन ऑफ अल अरोरी एंड इसराइली सिक्योरिटी डेलीगेशन एंड्स इट्स विजिट टू कायरो। अब ये देखें ना कि इतनी ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं
कि इस्राएली डेलीगेशन जो रूटीन में विजिट कर रहे थे इजिप्ट को, कतर को, मतलब वो ये पीछे बैकडोर पर ये सारी चीज़ें चल रही होती है। और इस वक्त जो सबसे अहम मुज़ाकरात हो रहे थे वो इजिप्ट में हो रहे थे। तो इजिप्ट ने, अब सोचिए कि इजिप्ट ने खुद इन मुज़ाकरात को सस्पेंड कर दिया है। यानी ये इतना बड़ा वाक़या हो गया कि पूरा जो इक्वेशन है इस रीजन की, इस जंग की, वो तब्दील हो गई है। तो इजिप्ट ने हालांकि इजिप्ट की अगर आप पूरी पॉलिसी देखें इस पूरी जंग में, तो उसने हमेशा मुज़ाकरात पर जोर दिया। और इस तरह की सूरत हाल में तो वो ज़्यादा जोर देते हैं कि मामलात एक्सपेंड ना करें, बल्कि मुज़ाकरात और कम्युनिकेशन जो है वो जारी रहनी चाहिए। लेकिन इजिप्ट ने ये सस्पेंड कर दिया कि भाई अब देखी जाएगी कि होना क्या है। अब नाज़रीन, आप दो चीज़ें समझ लें इस जंग को समझने के लिए, और आगे आने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आगे जंग किन दो रास्तों पर चलने वाली है, दो कौन से ऐसे एंगल हैं जिससे आपने इस जंग को देखना है। वो नाज़रीन ये चीज़ें दो हैं कि अब ग्रेटर इसराइल के लिए इसराइल ने फैसला कर लिया है। अब या तो ग्रेटर इसराइल बनेगा या फिर इसराइल के टुकड़े टुकड़े होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अब दरमियान वाला मामला जो है वो ख़त्म हो गया है। और वो ख़त्म किसने किया है, ट्रिगर किसने दबाया, वो इसराइल ने दबाया, ठीक है ना। अब मामलात इंतहा पर चले गए। यानी पहले यह था कि जोर लगा के कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही थी। कोई पहले जंग बंदी, फिर मुकम्मल सीज फायर, फिर प्रिजनर एक्सचेंज डील, फिर जनाब एक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम। तो एक दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जाए। अब मामलात इंतहा पर जा चुके हैं। जो ये काम इसराइल ने किया ना, तो अब ये है कि इसराइल ने यह फैसला कर लिया कि वो ग्रेटर इसराइल बनाएगा। और जो इधर है फ़लस्तीन और उनके इत्तेहादी, उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब हम किसी की कोई बात नहीं मानने वाले, और अब हम जंग के जरिए अगर कुछ ले सकते हैं तो ले लेंगे, अगर नहीं ले सकते तो फिर ठीक है। अब इस हवाले से आप बतौर सबूत जो उनके वज़ीर दिफा है उनका बयान सुनिए। और यह सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त जो ये इसराइल की नई पॉलिसी सामने आई है जंग को बढ़ाने की, उसके पीछे आप इस बयान को समझिए। विदाउट अ क्लियर डिसीजन इन द वॉर वी विल नॉट बी एबल टू लिव इन मिडल ईस्ट। अब वो कह रहे हैं कि अगर जब तक हमें डिसाइसिव विक्ट्री नहीं मिल जाती, जब तक हम फैसला कुन यहां पर बरतरी फतह हासिल नहीं कर सकते, उसके बगैर फिर हमारे मिडल ईस्ट में कोई ज़िंदगी नहीं होगी। हम फिर मिडल ईस्ट में हम सर्वाइव नहीं कर सकते, यानी हमारी रियासत कायम नहीं रह सकती। और वो डिसाइसिव विक्ट्री क्या है कि गजा और वेस्ट बैंक पर मुकम्मल कब्जा कर लिया जाए, ठीक है ना। ये उनके मुताबिक डिसाइसिव विक्ट्री है। और उनको ये लग रहा है इस वक्त कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ये है कि अगर हम इन दो इलाकों पर कब्जा किए बगैर ये जंग ख़त्म कर देते हैं तो फिर हमारी रियासत टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, हम फिर नहीं बच सकते। और इसमें ये जो ग्रेटर इसराइल वाला मामला है, ये इस जंग से पहले भी उनका ख्वाब एक रहा है। आप देखें कि अक्टूबर में ये जंग शुरू हुई है, उससे पीछे एक महीना पहले जो नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन में जाकर खिताब किया था और एक नक्शा दिखाया था, उस नक्शे में गजा और वेस्ट बैंक नहीं था और वो इसराइल का हिस्सा था। और उसके अलावा जॉर्डन के कुछ इलाके भी इसराइल के हिस्से थे। तो वो ग्रेटर इसराइल का मैप वहां पर दिखाया गया था, जिस पर बाद में बड़ा मसला बना और बहुत फड्डा चला जॉर्डन और इसराइल के दरमियान भी, ठीक है। तो मतलब उनका एक ख्वाब तो शुरू से रहा है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब तो हमारे लिए ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का मसला हो गया है। हालांकि ये तो उनकी इंतहा पसंदीदा पॉलिसी है ना। अगर वो पहले दिन से ही अमन के साथ रहते तो आज उनके लिए भी अमन होता, लेकिन आज वो खुद अपने आप को उस स्टेज पर ले आए हैं कि अब आज उनको अपने टुकड़े खुद नजर आ रहे हैं, ठीक है। तुम्हें गजा पर कब्जा कर नहीं सके 90 दिनों में, तो तुम जनाब ये पूरा ग्रेटर इसराइल, तो ये देखते हैं कि तुम्हारे साथ क्या होना है। लेकिन अब अगर आप ये समझे कि ये ग्रेटर इसराइल बनेगा किस तरह, ये मैं पहले उनकी आइडियोलॉजी आपको बताना चाह रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे इनके साथ होने क्या वाली है। लेकिन उनका जो इस वक्त जिस डिसीजन के ऊपर ये जंग वो आगे बढ़ा रहे हैं, वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब जब वो कह रहे हैं कि हम ग्रेटर इसराइल बनाएंगे, सो कैसे बनाएंगे? गजा पर तो वो फतह हासिल कर नहीं सकते, वो 10 साल भी लगे रहे तो भी फौजी फतह जो विक्ट्री है वो तो हासिल नहीं कर सकते। तो फिर तरीकाकार क्या है? तरीकाकार वही है जो पहले था कि जो गजा के शहरी हैं उनको रेफ्यूजी बनाया जाएगा। जो 2.5 पैलेस्टीनियन वहां पर हैं उनका क्या होगा? वो रेफ्यूजी बनेंगे। लेकिन रेफ्यूजी कहां पर बनेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इजिप्ट तो इनकार कर चुका है, तो फिर ये 25 लाख लोगों को गजा के कहां पर भेजा जा रहा है? तो इसराइल कह रहा है कि हम इनको कॉन्गो भेज रहे हैं। कॉन्गो जो है ये अफ्रीका का एक कंट्री है। तो इसराइल इस वक्त उनकी ये बात चल रही है कॉन्गो के साथ, और कॉन्गो ने इस पर एग्री हो गया कि ठीक है हम ये रेफ्यूजी कबूल कर लेते हैं। ये इनकी प्लानिंग में आपको बता रहा हूं। तो आगे तक इन्होंने बात भी चला दी है
ठीक है, और उधर से तय करवा लिया कि ठीक है हम यहां से इनको निकालेंगे, धकेलेंगे एंड देन इसको जो है वो कांगो में हम बसाएंगे। अब ये समझ लीजिए कि पिछले 3-4 दिनों में ये तब्दीली कैसे आई है। यानी पिछले 3-4 दिनों में खबरें ये आ रही थी, हम भी आपको रिपोर्ट कर रहे थे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं जनाब, कुछ सुलह सफाई को मामलात उस तरफ जाने लगे। तो फिर 3-4 दिन में ये मामलात अचानक से बदल कैसे गए? तो बदले इस तरह से हैं कि एक तरफ अमेरिका और यूरोप प्रेशराइज कर रहे थे कि जनाब जो है ये जो आपकी इंतहा पसंदाना पॉलिसी है ना कि एथनिक क्लिनजिंग की, नस्ल कुशी के, इनको यहाँ से धकेलने की, उसको छोड़ दें, ये पॉसिबल नहीं है, और सुलझाव की तरफ आए, मुज़ाकरात की तरफ आए। इसके तहत उन्होंने मुज़ाकरात शुरू भी करवाए। लेकिन बाद में नेतन्याहू और उसके जो इंतहा पसंदाना कबीना है, जो वजीर वहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि हम ये बात नहीं मानते, हम बाइडन और अमेरिका की इस पॉलिसी के लिए हक में नहीं है। सो उन्होंने पहले एक तरह से हाँ दिखाई, इसके लिए जो है ना रजामंदी जाहिर की, लेकिन बाद में उन्होंने फैसला किया कि ये हम नहीं कर सकते। उसकी बहुत सारी वजूहत है, जैसे नेतन्याहू को अपना इक़्तिदार उसमें नजर आता है, उसको पॉलिटिकल सर्वाइवल उसी में नजर आता है। फिर ये ग्रेटर इसराइल उसका पुराना ख्वाब है। ये जो इसकी पार्टी बनी थी ना नेतन्याहू की, अगर हम 90s के अगर उसमें उठाकर देखें तो ये उस वक्त भी ये इसका मंशूर ये था कि मैं ग्रेटर इसराइल बनाऊंगा, ठीक है ना। तो वो उस चीज के ऊपर लेकर चल रहा है। तो अब जब इतना शिफ्ट लेकर आ गया है अचानक से इसराइल, तो फिर अमेरिका अब उसके खिलाफ हो गया। अब अमेरिका वर्सेस इसराइल हो गई है बिल्कुल साफ साफ। अमेरिका और इसराइल जो है वो आमने सामने आ गए। अच्छा, अब यहां पर अब ये समझ लीजिए कि आपको लग रहा यहां पर मतलब अमेरिका को डिफेंड करने की बात नहीं है कि वो कोई बड़ा फ़लस्तीनियों का भला सोच रहा है और उसको बड़ी ह्यूमन राइट्स की फिक्र हो गई है। मैं ये बात नहीं कर रहा, बात मैं ये कर रहा हूं कि इस वक्त इस अमेरिका को अपनी और इसराइल की बका जंगबंदी में नजर आ रही थी। यानी वो इस दफा जो कि तारीख में पहली बार है, इसराइल को बचाना चाह रहा था थ्रू सीज फायर। इससे पहले उसने इसराइल को तबाही और जंगों के जरिए बचाया। इससे पहले उसने मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करके, तबाह बर्बाद करके इसराइल को बचाया है। लेकिन अब की बार उसको यह समझ आ रही है कि अब की बार जंग से हम इसराइल को बचा नहीं सकते। अब की बार जंग इसराइल के लिए तबाही लेकर आएगी, इसराइल के टुकड़े टुकड़े कर देगी। इसीलिए उसको लगा कि हमारी अपनी और इसराइल की जो बका है वो जंगबंदी में है, जंग करने में नहीं है। इसीलिए वो इनको मजबूर कर रहा था। लेकिन वहां पर नेतन्याहू अड़ गया। वो जिस तरह इंतहा पसंद है, जो उसकी शुरू से सोच है, जो वॉर क्रिमिनल, जिसने 30,000 लोगों को शहीद कर दिया हो, वो अमन की बात कर सकता है? वो ह्यूमन राइट्स की, कोई तहजीब की, कोई अखलाकियात की कोई बात वहां पर हो सकती है? तो वो आज का हिटलर है, उसके लिए अमन कोई माने नहीं रखता। जिसने 30,000 लोगों को, जिसमें से 70% औरतें और बच्चे, उनको शहीद कर दिया हो, तो उसके लिए कोई चीज़ें माने नहीं रखती। तो इस तरह अब इसराइल और अमेरिका आमने सामने हो गया। अब मैं आपके सामने बयानात रखता हूँ, उसके बाद आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि अमेरिका और इसराइल आमने सामने किस तरह से हो गए। और आज अमेरिकी हिमायत मुकम्मल तौर पर खोने का वक्त आ गया। और यह भी ज़हन में रख लें, अगर अमेरिकी हिमायत ख़त्म नहीं होती तो फिर इसका मतलब फॉर श्योर 110% हम आलमी तीसरी आलमी जंग में जा रहे हैं। अगर अमेरिका इसके बावजूद भी हिमायत जारी रखता है तो फिर ये इसको तीसरी आलमी जंग छेड़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप पहले इसराइली जो मिनिस्टर है उसका बयान देखिए। आई ग्रेटली अप्रिशिएट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वी आर नो लॉन्गर द स्टार ऑफ अमेरिकन फ्लैग। दोबारा सुनिए, वो कह रहा है वी आर नो लॉन्गर द स्टार ऑफ अमेरिकन फ्लैग। ये नेतन्याहू का स्पोक्स पर्सन कह रहा है। वी विल डू व्हाट इज बेस्ट फॉर इसराइल। वो कह रहे हैं कि हम वो करेंगे जो हमारे मुताबिक इसराइल के लिए बेस्ट है। हम अब कोई सितारा नहीं है इनके झंडे में लगे हुए, हम अपने फैसले खुद करेंगे। और तुम तो 2 दिन अमेरिका के बगैर नहीं निकाल सकते। ये ताकत के नशे में दरअसल अंधे हो गए। और ये दरअसल इडियट है ना, तो हम समझते थे बड़े चलाक और बड़े होशियार और बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेट हैं। तो ये भी इनकी नाकामी दुनिया के सामने खुलकर सामने आई है कि भाई इतनी क्रिटिकल सूरत हाल में इनके बयानात चेक करें। ये इतने को बड़े डिप्लोमेट हैं, इसीलिए आज दुनिया में इनको इडियट कहकर पुकारा जा रहा है। या देखिए, इस पर अमेरिका का सख्त तरीन रिस्पॉन्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग। और लैंग्वेज आपने चेक करनी है। इससे पहले अमेरिका ने कभी इस तरह की जुबान इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की। वी हैव बीन क्लियर द गाजा इज पैलेस्टीनियन लैंड and will remain Palestinian land. We reject statements calling for resettlements of Palestinians outside Gaza. The Israeli government has repeatedly told us that such statements do not reflect into policy and must stop immediately. वो कह रहे हैं कि ये इसराइली हमें बार बार ये कहते हैं कि उनकी पॉलिसी नहीं है इस तरह के बयानात, ठीक है। तो ये फिल फॉर
रुकना चाहिए, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। कॉलिंग फॉर रीसेटलमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन आउटसाइड गाजा इज इनफ्लेमेटरी एंड इररिस्पॉन्सिबल। वो इनको इररिस्पॉन्सिबल कह रहे हैं, और ये वही अमेरिका है, दोबारा से आपको याद करवा दूं, जो कहता था इसराइल के लिए कोई रेड लाइन नहीं है, इसको किसी को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। और आज उनको क्या कह रहे हैं, ये तो इररिस्पॉन्सिबल हैं और ये इन्फ्लेमेटरी हैं, यानी ये तो मजीद आग लगाने वाले हैं, ये तो जलती पर जो है ना तेल छिड़कने वाले हैं, इन्फ्लेमेटरी हैं, मतलब ये मामलात को बढ़ावा दे रहे हैं। ये वही अमेरिका है जो कहता था कि जो मर्जी ये कर ले, और जॉन कर्बी ने कहा था कि ये जंग तो बहुत डर्टी और डेडली है, इसमें सिविलियंस को तो कीमत चुकानी पड़ेगी। आज वो क्या बयान दे रहे हैं इसराइल के बारे में, तो इस तरह ये आमने सामने हो गए। फिर वहाँ के जो अहम तरीन सेनेटर्स हैं, जो कांग्रेस है, वो अब आवाज़ उठा रही है कि अब इनकी जो एड है वो मुकम्मल बंद कर देनी चाहिए। यूएस स्टॉप फंडिंग फॉर नेतन्याहूज इलीगल, इमोरल, ब्रूटल एंड ग्रॉसली डिसप्रोपोर्शनेट वॉर अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन पीपल। तो अब ये वहां से आवाजें उठ रही हैं कि मुकम्मल ये जंग बंदी होनी चाहिए। फिर मैक्रोन ने अभी कॉल करके उसने बड़ा सख्त उसने कहा कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल, ये किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं होगा फ़लस्तीन के लोगों को यहां से धकेलना, ठीक है। और इसराइल का इसके मुकाबले में जवाब सामने आया है कि अब ये वाला जो स्टेटस को है ये कायम नहीं रह सकता, यानी ये अब हम अपना हिस्सा इसको बनाएंगे ही बनाएंगे। तो इस तरह ये इसराइल की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये पूरी नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है कि ये ग्रेटर इसराइल बन जाएगा और फ़लस्तीनियों को यहां से निकाल दिया जाएगा और ये सारे चुप करके बैठे रहेंगे, यानी बाकी दुनिया को छोड़ दें, और 7 कंट्रीज तो उनके साथ खड़े हैं ना, ईरान, इराक, शाम, लेबनान, यमन, ठीक है, और आगे फिर इजिप्ट। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं इजिप्ट और जॉर्डन को इस जंग में आना पड़ेगा, या तो फिर अपने इलाके जो है वो चुप करके ग्रेटर इसराइल में दे दें, फिर यही हो सकता है ना। अगर आपने रेजिस्ट नहीं करना, अगर आपने जंग नहीं करनी, फिर दूसरा तरीका यही है, तो या फिर जॉर्डन और मिस्र जो है वो अपने इलाके इनको ग्रेटर इसराइल में दे दें। तो वो तो आपको पता है ना, ऐसा थोड़ी होता है। तो जॉर्डन और मिस्र को हर सूरत में इस जंग में आना पड़ेगा। अच्छा, इन दोनों मुल्कों ने बहुत ज्यादा जोर लगाया है यार ये मामलात इस लेवल तक ना आए, हम जंग में ना घसीटे जाएं, इन्होंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन अब कोई चांस बचा नहीं है। मतलब यहां से तमाम दरवाजे बंद हो गए, आगे अंधेरा ही अंधेरा है और तबाही तबाही है, जंग ही जंग है आगे, क्योंकि कोई रास्ता अब नजर नहीं आ रहा, कोई रोशनी को उम्मीद आगे नजर नहीं आ रही, अब सिर्फ जंग होगी। क्योंकि इसराइल ने वो पोजीशन ले ली है कि जो सबसे एक्सट्रीम है, मतलब उसका कोई इलाज ही नहीं है। वो अपने माई बाप अमेरिका की नहीं मान रहा, ठीक है, और फिर कह रहा हूं अमेरिका को फ़लस्तीनियों से गर्ज नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स से गर्ज नहीं है, उसको मसला है इसराइल की बका से, और उसको लगता है कि इसराइल तो इस तरह तबाह बर्बाद हो जाएगा। जब 7 महाज इसके खिलाफ खुलेंगे तो इसको कौन बचाएगा। यार आप ये समझ लें कि अगर अमेरिका असलहा भी देता रहे ना, मैं आपको फिर कह रहा हूं अमेरिका असलहा भी देता रहे, लेकिन ये जंग जो वाइड स्केल होने जा रही है, जब हिजबुल्लाह इसमें एंटर होने जा रही है, इसराइल नहीं लड़ सकता। इसराइल सिर्फ बचेगा जब अमेरिका आएगा, और अमेरिका के आने के बाद भी फिर जो तीसरी आलमी जंग छिड़ेगी उसके बाद फैसला होगा कि सिकंदर कौन है। यानी आज अमेरिका भी तीसरी आलमी जंग जीतने की पोजीशन में नहीं है, ठीक है ना। तो ये अकेले तो इसराइल, मतलब सवाल ही पैदा नहीं ना होता कि ये यहां से जीत जाएंगे। तो ये अमेरिका को समझ आ गई है, लेकिन इनको समझ नहीं आई। अच्छा, अब नाज़रीन जो हिजबुल्लाह पर इस वक्त पूरा बेरूत में रश लगा हुआ है एम्बेसडर्स का, और पूरी कोशिश की जा रही है कि हिजबुल्लाह को किसी तरह से टाला जाए, हिजबुल्लाह को किसी तरह से रोका जाए कि वो इस जंग में शामिल ना हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है, आप मुझे बताएं। हिजबुल्लाह जो बनी थी वो इस उसकी मंशूर ये है, उसकी आइडियोलॉजी ये है कि हमने फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना है। अच्छा, फ़लस्तीन इधर से मिट जाए और हिजबुल्लाह इंटरवीन ना करे तो हिजबुल्लाह खुद कायम रह सकती है, तो हिजबुल्लाह खुद भी कायम नहीं रह सकती अगर फ़लस्तीन ख़त्म हो जाए तो। मतलब जो तंजीम बनी इस नाम पर है, इस मंशूर पर कि हमने फ़लस्तीन को बचाना है, इसको आज़ाद करवाना है, उसके सामने फ़लस्तीन मिट जाए और वो बैठी रहेगी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस वक्त हिजबुल्लाह को मुकम्मल जोर लगाया जाए, और अभी एक बहुत बड़ा हमला हिजबुल्लाह की जानिब से किया गया है। ये नाज़रीन आप देखिए, रिपोर्ट हुआ है कि बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स बॉर्डर पर देखे गए हैं, जो वहाँ से जो हलाक और ज़ख्मी हैं इसराइली फ़ौजी उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं। तो ये अभी थोड़ी देर पहले ये हमला हुआ है, इसकी डिटेल अभी आना बाकी है कि भाई वहाँ पर कितने इनके फ़ौजी हलाक हुए हैं, ये कितना बड़ा हमला था, कौन से मिसाइल चलाए गए हैं। लेकिन यह है कि हमलों की जो शिद्दत है वो हिजबुल्लाह की जानिब से तेज़ कर दी गई है, और अगले जो 48 घंटे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस 48 घंटों में फ़ैसला होना है
क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हसन नसरुल्लाह जो है वो इन्हीं 48 घंटों में स्पीच करेंगे और वो एक कंप्रीहेंसिव जंग है उसका ऐलान करेंगे, क्या लाए अमल देते हैं। लेकिन पूरा जोर अमेरिका और यूरोप लगा रहा है कि लेबनान जो है वो वहाँ से जंग ना छिड़े हिजबुल्लाह, क्योंकि सबसे बड़ी तबाही अगर इसराइल के लिए है तो वो हिजबुल्लाह से है, सबसे बड़ा ख़तरा उनको हिजबुल्लाह से है। तो वो कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन ये कोशिश अब कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि इसराइल ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, इसराइल ने कोई सुलह सफाई वाली बात, कोई ऐसा दरमियानी रास्ते वाली बात छोड़ी नहीं। अब मामलात इंतहा पर चले गए तो अब यहाँ से भी पूरा जोर लगेगा। अब देखते हैं कि मतलब जंग, आप ये समझ लें कि जंग फैल गई, अब ये जंग एक्सपेंड हो गई है, रुकना छोड़ दें, जंग अब चलेगी, लंबी चलेगी। ये 6 महीने चले, 8 महीने चले, 10 महीने चले या साल चले, अब ये लंबी चलेगी। ये आपके साथ अहम तरीन तफसीलात शेयर की। आप राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त।